Ji, all set to go. I welcome all of you in the 13th webinar of Child Conservation Foundation India. और आज हम इस वेबिनार में राजस्थान में बालकों के पुनर्वास को लेकर होने वाली योजनाएं और अन्य गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। हमारा ये एक प्रयास रहता है कि हम महीने में एक बार एक ऐसे राज्य का चुनाव करें और एक ऐसे राज्य की नीतियों के बारे में बात करें जिन्होंने बालकों के देख रेख में कुछ अच्छा काम किया है। तो इस बार हम इसके लिए राजस्थान राज्य के हमारे एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वंदना व्यास जी। वंदना जी बेसिकली ग्रेजुएट है रूरल मैनेजमेंट में और लगभग पिछले 10 वर्षों से बालकों के हितों में कार्य कर रही हैं। आप यूनिसेफ, प्लान इंडिया और FXB इंडिया जैसे NGOज के साथ बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा के रूप में जुड़ी हुई काम कर रही हैं। वंदना जी ने लगभग 100 प्रशिक्षणों में भाग लिया है। तो मैं वंदना जी से आग्रह करूंगा कि वंदना जी अपना माइक अनम्यूट करके आज जो वंदना जी का विषय है चैलेंजेस एंड प्रैक्टिसेस इन चाइल्ड वेलफेयर इन कंटेस्ट विद राजस्थान स्टेट। वंदना जी, ओवर टू यू। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके विषय रखें। जी वंदना जी। जी, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक मौका दिया कि मैं राजस्थान स्टेट के बारे में कुछ अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकूँ। बाल संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि एक डाइवर्स एरिया है, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। तो यहाँ पर जितना बड़ा क्षेत्र है, समस्याएं भी उतनी ही डिफरेंट है, उतनी ही विकट है। तो इस तरह के क्षेत्र में अभी मैं बाल संरक्षण आयोग में मेंबर के रूप में कार्य कर रही हूँ पिछले 5 महीने से। इससे पहले भी मेरा अनुभव, जैसा कि आपको बताया है, कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का रहा है। चलिए, एक छोटा सा ओवरव्यू के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान राज्य में जो बच्चों के मुद्दे हैं वो आप जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जाते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग बढ़ते जाते हैं। मैं बात करूं यदि जनजातीय क्षेत्र की, जनजातीय क्षेत्र जो हमारा कि लगभग दक्षिणी राजस्थान में जो आता है, हमारा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद वाला एरिया जो हमारा पड़ता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो वहाँ पर हमारे बच्चे जो जनजातीय अंचल में रहते हैं उन बच्चों की समस्याएं बहुत ही अलग तरह की है। जैसे कि शिक्षा वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर शिक्षा वहाँ पर बच्चों को नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जनजातीय अंचल में एक और व्यवस्था होती है जनजातीय क्षेत्र की, नाता प्रथा जाने। तो वहाँ की महिलाएं जो होती हैं वे शादी होने के बाद में किसी और व्यक्ति के साथ में जा सकती हैं, तो फिर उनके बच्चे जो पीछे वो नाते चली जाती है किसी और व्यक्ति के साथ में, तो उनके बच्चे जो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भरण पोषण, पालन पोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रीय ये एक उनके जीवन जीने का एक तरीका है नाते प्रथा के रूप में। इसी तरीके से हम अगर देखें कि बाल विवाह में अगर देखें तो राजस्थान की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर अभी भी बाल विवाह बहुत ज़्यादा संख्या में किए जाते हैं। इसका आंकड़ा अगर हम देखें तो जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी लगभग हमारे राज्य के 16 जिले ऐसे हैं जहाँ पर एवरेज जो है हमारा वो राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा आ रहा है, जिनमें अलवर, भरतपुर, दौसा और हमारा उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और हमारे बूंदी है, और भी बहुत सारे जो 16 जिले हैं लगभग, जहाँ पर हमारा औसत है जो बाल विवाह का वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा जो लोकल लेवल के NGOs हैं उनके द्वारा, इंटरनेशनल NGOs के द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी सारे कार्य इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं।
इसके अलावा आज के समय में मुझे लगता है एक सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा जो बढ़ता जा रहा है, आप ये कह लीजिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ अपनी बात में कि हम ये नहीं कहते हैं कि बाल यौन संरक्षण के मुद्दे बड़े हैं, मैं ये भी कहती हूँ कि बाल यौन संरक्षण जो बाल यौन हिंसा के जो मुद्दे बड़े हैं, वो उसका एक कारण ये है कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है। पहले के वक्त में जब इस तरह के मुद्दे थे तो ना ही बच्चों को ये पता था कि हमारे साथ में कुछ अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो क्या ये वास्तव में गलत है, ना ही उनके जो पेरेंट्स थे उन्हें ये पता था कि बच्चों के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या ये गलत है, और इस गलत के खिलाफ हमें कहाँ और किस तरह आवाज उठानी चाहिए। हमारे राजस्थान में लगभग सभी जिलों के अंदर, एक या दो जिलों को आप छोड़ दीजिए, सभी लगभग जिलों के अंदर हमारे यहाँ पे चाइल्ड लाइन काम कर रही है। चाइल्ड लाइन आपके यहाँ पर भी काम कर रही है, पूरे देश में बहुत अच्छा काम चाइल्ड लाइन के द्वारा किया जा रहा है। और चाइल्ड लाइन कवर करती है लगभग हमारा राजस्थान के लगभग सभी जिलों को, सिर्फ 2-3 जिलों को छोड़ दीजिए, जिनमें बहुत ही जल्द अभी चाइल्ड लाइन आने वाली है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है राजस्थान के लिए कि यहाँ लगभग सब जगह कवर करती है। चाइल्ड लाइन के द्वारा भी दूर सुदूर क्षेत्रों में जाकर न केवल बच्चों के संबंधित मुद्दों के लिए वहां पर तुरंत एक फोन पर बच्चों पर एकदम डायरेक्ट पहुंचा जाता है, बल्कि उसके बाद भी वहां पर अवेयरनेस के लिए काफी काम किया जा रहा है बच्चों तक और उनके माता पिताओं तक एक पकड़ पहुंचाने का अवेयरनेस के काम भी वहां पर किया जा रहा है। और अगर मैं कहूँ कि ये कोविड-19 का जो समय है जो लास्ट 5-6 मंथ से चल रहा है, इस दौरान भी हमारी जो चाइल्ड लाइन के द्वारा काफ़ी दूर सुदूर क्षेत्रों में जाकर बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कार्य किया गया। जब सारी चीज़ें बंद थी उस वक्त भी इमरजेंसी सर्विसेज के रूप में हमारे यहाँ चाइल्ड लाइन ने काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए बच्चों के सुरक्षा के लिए काम किया है, और कई सारे बच्चों को उनके बहुत जो स्थितियाँ खराब स्थिति से बाहर निकाल कर उनके परिवारों को भी सपोर्ट किया है। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगी कि बच्चों से संबंधित जैसा कि हमारी सुबह भी बात हो रही थी कि कुछ एक विशेष प्रकार की जातियाँ हैं, कुछ वर्ग इस प्रकार के होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रथाएं हैं। उन प्रथाओं के अंतर्गत बच्चों को इस तरह के कुछ तरीकों से काम करवाया जाता है या इस तरह से उनको किसी चीज़ में चलाया जाता है कि वो उनके हितों में नहीं है, बाल हित में नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो नट कम्युनिटी है, कंजर कम्युनिटी है, इस तरह की कम्युनिटीज़ में बच्चियों को ज़्यादातर जगह पर प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है, तो जिसकी वजह से उनका हम देखें तो उनकी पूरी लाइफ एक तरीके से स्पॉइल हो जाती है, पर वो उनकी कम्युनिटी लेवल की एक प्रैक्टिसेस है। इस लेवल पे भी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ जो नट और कंजर कम्युनिटीज़ के साथ में कई सारी संस्थाएं मिलकर ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रही हैं, तो जिसके लिए और भी आगे जाके मुझे लगता है धीरे धीरे अवेयरनेस का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है उसको किया जा रहा है और आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एजुकेशन की बात मैंने पहले भी करी थी, लेकिन एजुकेशन सभी जगह का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसे आयाम है जिसके ना होने के कारण बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही जन्म लेने लग जाती हैं, और बाल संरक्षण से जुड़े हुए काफी मुद्दे केवल एजुकेशन पे ही डिपेंड करते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ हम स्कूली लिटरेसी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अवेयरनेस की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाल संरक्षण के हितों से संबंधित जो बच्चों के हित हैं उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में समझ है और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे काम किए जाने की आवश्यकता है, और राजस्थान में इस पर काफ़ी अच्छा काम पिछले कुछ वर्षों में किया जा रहा है। और डायरेक्ट लिटरेसी की भी बात करें तो काफ़ी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी लिटरेसी का लेवल बहुत अच्छा अभी नहीं है, काफ़ी जिलों में अच्छा भी है, तो उसके ऊपर भी राजस्थान सरकार द्वारा भी काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग भी इसके लिए कोशिश कर रहा है, नए नए प्रयास किए जाते रहते हैं कि कैसे बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ में, कंपलसरी शिक्षा के साथ में, और हमारा आरटीई कानून भी यही कहता है 2009 का कि बच्चों को कंपलसरी फ्री एजुकेशन, इक्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर नई शिक्षा नीति को पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया है।
लेकिन अभी इसमें बहुत सारे पहलू है, हमें देखना पड़ेगा कि ये शिक्षा नीति आई है, वी वेलकम इट, अच्छा है, बहुत सारे अच्छे प्रयास इसमें किए गए हैं, लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि इस शिक्षा नीति को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है इम्प्लीमेंटेशन को लेके। अभी आयोग में हमारी कुछ ही समय पहले इस बात पर चर्चा हुई थी, तो हम लोग ने सबने मिलकर काफी अच्छा एक मंथन ये इस बात पर किया कि नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छे पहलू हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ऐसी कुछ दिक्कतें हैं कि उन्हें शायद पॉसिबल कैसे हो पाएगा, हमें देखना पड़ेगा कि सरकारें जब अपने यहाँ पर इसको लागू करेंगी, अपने एक्ट बनने के बाद जब अपने राज्य में इसको लागू करेगी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाएगी, तब उनको किस तरीके से इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए उन रूल्स के अंदर कुछ नई समाधान लेकर आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाल संरक्षण के क्षेत्र में स्वास्थ्य और उनका पोषण, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको काफी बार शायद मैं समझू तो नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर हम माने तो राजस्थान में भी देखा जाए तो कुपोषित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन कई बार वो ऐसा है कि नंबर्स जो है हमारे सामने, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट से हम आंकड़े लेते हैं तो शायद वो उतने ज्यादा नहीं आ पाते, लेकिन जब हम फील्ड लेवल पे जाते हैं, जब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल रियलिटीज में जाते हैं तो शायद आंकड़े ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि बच्चों में कुपोषण बहुत ज्यादा है इस वक्त भी, और आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। क्योंकि इस कोविड-19 के वक्त की यदि हम बात करें तो कोविड-19 के वक्त में हमारी जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज थी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की सर्विसेज थी, सप्लीमेंट की सर्विसेज थी, हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स थे, हमारे जो पीएचसी सीएचसी थी, वो सभी की जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है वो हमारा कुछ टाइम के लिए पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ। फिर हमने उसको धीरे धीरे सही करना चालू किया। राजस्थान में हमारे यहाँ पर बच्चों के लिए ये हुआ है कि सूखा राशन की व्यवस्था की गई। जब राशन वहाँ पे मिड डे मील बनना बंद हो गया स्कूल्स के अंदर, और आंगनवाड़ी सेंटर्स पे भी नहीं मिड डे मील, वहाँ बच्चों को नहीं पोषक आहार मिलने लगा, तो यहाँ पर ड्राई राशन की व्यवस्था की गई। अभी लगभग सभी आंगनवाड़ियों के द्वारा और स्कूल्स के द्वारा भी बच्चों को भी, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील के स्थान पर, और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको ड्राई राशन की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके जो पोषण की कमी है उनको हम लोग किसी भी तरीके से धीरे धीरे करके उसको दूर कर सकें। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इम्यूनाइजेशन जो एक पार्ट होता है, और अभी सॉरी मैं और बता दूं कि अभी तो पोषण माह ही चल रहा है, पूरा सितंबर जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा हमारे पोषण माह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। तो राजस्थान में भी सभी जगह पे पोषण माह का विशेष रूप से कुछ तैयारियां की गई है, विशेष काम किए गए हैं। पोषण वाटिकाएं भी यहाँ पर कई जगह पे बनाई गई हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कि वो पोषण के बारे में समझें और बच्चों को अच्छा सा पोषण मिले। उसके लिए भी काफ़ी सारे ग्राउंड लेवल पे काम किए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे मुझे लगता है कि बच्चों के लिए काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान में भी हम इसकी स्थिति देखते हैं कि जो IMR MMR की तरफ अगर जाएं आप, तो इसका बाकी राज्यों से यहाँ की स्थिति फिर भी बेटर है अभी IMR की, लेकिन मुझे लगता है कि हमें और स्कोप है हमारे पास कि हम इसको कैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम कर सके। इसके अलावा हम लोग वैक्सीनेशन को कैसे पूरा कर पाए, पोलियो की वैक्सीन है, इसके अलावा जितना भी जो कंपलसरी वैक्सीनेशन होता है हमारे बच्चे का, उसको कैसे हम इंश्योर कर पाए ताकि बच्चे स्वस्थ होंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों में आगे जाके पीछे नहीं होने वाले हैं और एक अच्छे देश के नागरिक, स्वस्थ नागरिक बन के अच्छे हमारे रूप में विकास में पूरा कार्य करने वाले हैं। ये तो कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि हर जगह ही आ रहे हैं। पूरे मैं राजस्थान की बात मैं आपको थोड़ा परिप्रेक्ष्य में आपको बता रही हूँ, पर मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में लगभग इसी तरह की समस्याएं हैं। एक और मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, एक हमारे भीलवाड़ा क्षेत्र है हमारे राजस्थान का, जहाँ पर डाम प्रथा करके एक बहुत ही
बहुत ही खतरनाक जो बच्चों के साथ होती है, उनमें बच्चों को डाम से चिपकाया जाता है हाथों पे, पैरों पे। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनने में आती है। तो ये भी बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन है कि बच्चों को आज भी इस तरह की चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से इस तरह से उन्हें दागा जाता है, उनको आहत किया जाता है, शारीरिक हिंसा है एक तरीके से उनके साथ में। तो इसके लिए भी कार्य किए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अवेयरनेस मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पे अभी काम किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आयोग की सदस्य हूँ इस वक्त में। हालांकि मेरा कार्यकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, पर भी फिर भी आयोग में अभी तक जो 4-5 महीने का मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, उसके आधार पर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आयोग किस तरीके से सोचता है इन बाल संरक्षण के मुद्दों पर, और हमारे आयोग की किस तरीके से भूमिका है। हालांकि हमारे साथ और भी SCPCR के मध्य प्रदेश के भी एक मेंबर जुड़े हैं, वो भी काफ़ी चीज़ों में मुझे सपोर्ट करेंगे, और भी मैं उनके एक्सपीरियंस से भी आगे सीखूंगी कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। मैं अभी बहुत न्यू मेंबर हूँ और सीख रही हूँ, फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि इन 6 महीनों में भी आयोग ने कभी भी हम लोगों ने बैठे नहीं हैं, हमने बंद नहीं किया। हमने आयोग की सर्विसेज को भी एक इमरजेंसी सर्विस के रूप में ही यहाँ पर लिया है, और दिन प्रतिदिन जितने भी बच्चे से संबंधित कोई भी अगर बच्चे चाइल्ड राइट वॉलेशन के मुद्दे हैं, चाहे वो समाचार पत्रों के अंदर आए हों या किसी भी तरीके से हमारे किसी भी नॉलेज में आए हैं, तो उनके ऊपर हम लोगों ने तुरंत एक्शन लेते हुए और एक कॉग्निजेंस लेने का काम किया है, जो कि आयोग का एक फंक्शन भी है। आयोग एक बॉडी है राजस्थान स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी है, और हर स्टेट लेवल पे भी है, जो हमारे CPCR एक्ट के अंतर्गत हर राज्य में बनाई गई है। 2005 का जो एक्ट है हमारा, इसके अंतर्गत, जिसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 लोगों की होती है, एक चेयरपर्सन है, 6 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अपने विभिन्न एक्सपीरियंसेस के साथ में यहाँ पर आते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मेरा भी उसी तरह का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और आयोगों की अपनी भूमिका है बहुत सारे तरीके में, जो हमारा एक्ट हमारे को डिफाइन करता है यहाँ पर। तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि हमारे यहाँ पर आयोग को एग्जामिन करना है, रिव्यू करना होता है। बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज और पॉलिसीज और गाइडलाइंस बहुत सारी बनी हुई है ऑलरेडी। तो बाल संरक्षण के क्षेत्र में जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, उनको रिव्यू करना, एग्जामिन करना है, और उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निकाल कर लाना होता है कि क्या ये अभी उचित व्यवस्था है हमारे अभी बच्चों के लिए, और यदि नहीं है तो इसके लिए क्या और व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उसके लिए वो रिकमेंडेशंस भी देती हैं, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती हैं, और भी सब जगह पे रिकमेंडेशन देती है, अपनी एनुअल बुक तैयार करती है। और एनुअल बुक में वो अपने बहुत सारे जो अभियान चलाए जाते हैं अलग अलग लेवल पे, उनको भी डिफाइन किया जाता है। मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आयोग के लेवल की, कि मॉनिटरिंग आयोग को करना होता है, जितने भी स्ट्रक्चर्स एक्चुअली जो बच्चों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स का, चाहे वो CWCs हों, चाहे वो अपने जितने भी गृह हों, उनका इंस्पेक्शंस हों, उनके इंस्पेक्शंस को करके और उनकी रिपोर्ट जनरेट करना, ये भी बहुत बड़ा काम है। तो कोविड-19 एक बहुत ही, मैं बार बार शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो 6 महीने का ये टाइम था अभी भी कंटिन्यूस है, लेकिन वो एक ट्रॉमा टाइम था। ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ रुक सा गया था। उस वक्त में भी राजस्थान में आयोग बिल्कुल नहीं रुका है, लगातार काम करता रहा है। हम लोगों ने अपनी वर्चुअल मीटिंग्स करी है, इसके अलावा जैसे जैसे स्थितियाँ थोड़ी सामान्य होने लगी, तो हम लोगों ने मिलकर साथ में बैठकर भी चर्चाएं करी है। इस कोविड-19 में हमारे पास में कुछ प्रमुख मुद्दे आए, उनमें से एक मुद्दा था ऑनलाइन एजुकेशन का। मैं आशा और विश्वास रखती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का ऐसा मुद्दा है जो लगभग मुझे लगता है कि हर
हर जगह आ चुका है, हर जगह पे, हर क्षेत्र में है ये। हर राज्य तो में ये है जी। हर राज्य में, मेरा जी। बिल्कुल विश्वास है हर राज्य में है। हम्म। राजस्थान में भी ऐसी स्थिति आई कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेके माता पिता बहुत परेशान होने लगे। बच्चों के अंदर भी काफी सारी ट्रेड्स डेवलप होने लगे, इरिटेशन होने लगी है, आईज में उनको फिजिकल काफी सारी प्रॉब्लम होने लगी, मेंटली भी काफी सारी बच्चों के साथ में समस्या आने लगी। उनका स्क्रीन टाइम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक बढ़ने लग गया। तो ऐसे समय में आयोग ने अपना एक जो महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हमारे द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई शिक्षा विभाग को। आप चाहेंगे तो वो एडवाइजरी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। उस एडवाइजरी के अंदर हमने उन्हें बताया कि आप इतने इतने घंटे को निश्चित कर दीजिए। जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो सभी को लेटर लिख के, सभी स्कूल्स को लिख के ये बताएंगे कि घंटों का टाइम फिक्स किया गया, सेशंस का टाइम फिक्स किया गया, ब्रेक्स का टाइम वहाँ पर फिक्स किया गया, किस लेवल के बच्चों को कितना कितना एजुकेशन का आपको टाइम देने चाहिए, कितना पढ़ाई का कितना उन्हें ज़रूरत है, उसके हिसाब से स्क्रीन टाइम को फिक्स करने का, ताकि बच्चों के ऊपर एजुकेशन बंद है, हम समझ रहे हैं कि एजुकेशन बंद नहीं कर सकते एकदम से बच्चों के, उसके भी अपने काफी सारे आयाम है, लेकिन उसको किस तरीके से हम एक व्यवस्थित रूप में लेकर चलें कि बच्चों पर उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट ना आए। तो इसके लिए हमारे द्वारा एक एडवाइजरी जारी करेगी, जो मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा जब लॉकडाउन का टाइम, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि सारी सर्विसेज हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट कोलैप्स वाली कंडीशन में आ गए, तो जो सैनिटरी पैड है बच्चियों के लिए, वो भी एक ऐसा विषय था कि काफ़ी जगह से हमारे को ये शिकायत मिली कि बच्चियों को जो सैनिटरी पैड मिल रहे थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से जो हम मानते हैं कि उनकी पर्सनल हाइजीन और का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, हेल्थ और हाइजीन दोनों जो थे। और सब कुछ रुक सकता है पर महामारी ऐसी चीज है जो नहीं रुक सकती, तो ये तो आना ही है। और इसके लिए बच्चों के लिए एक व्यवस्था जो राजस्थान सरकार भी यहाँ पे सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को मिले, सैनिटरी पैड्स मिले, तो वो नहीं मिल पा रहे थे। तो आयोग के द्वारा भी एक विशेष पत्र जारी करके कहा गया है कि हमारे द्वारा कि सभी जगह पर जो व्यवस्था है बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन को उसको दुरुस्त किया जाए, चुस्त किया जाए। और जहाँ भी इस तरह की कोई अगर पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ भी कमियां हैं तो उनको दूर करके और बच्चियों तक, जहाँ पर बच्चियां स्कूल में नहीं जा रही, सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि जो बच्चियां स्कूल गोइंग नहीं है उन तक कैसे पहुंचे। स्कूल वाले बच्चों को तो फिर भी स्कूल से मिल पा रहे, तो हमारे द्वारा एक लिखा गया वहां पर स्कूल विभाग को, और आंगनवाड़ी के थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स उन बच्चियों को उपलब्ध कराएंगे, पर्सनली जाकर उनको घर घर उपलब्ध कराएंगे जिन बच्चियों को सैनिटरी पैड नहीं उपलब्ध हो पा रहे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान की, अगर मैं बात करूं तो बाल श्रम। पहले वाले मुद्दों में मैंने कहा, अब मैं इसको टच करना चाहूंगी कि आयोग की एक्चुअली बहुत अच्छा इसमें काम रहा है कि बाल श्रम राजस्थान का एक बहुत ही बड़ा, आप कहें कि बच्चों से संबंधित एक मुद्दा है जिस पर बहुत बहुत कार्य किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इस पे मुझे लगता है कि बहुत सारा कार्य करने का अभी स्कोप बाकी है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और जयपुर एक ऐसा हब है जहाँ पर हीरे जवाहरात से संबंधित काफी काम होता है। चूड़ी की यहाँ पर लाख की चूड़ियां बहुत बनाई जाती है, तो उससे संबंधित ऐसा काम है जहाँ पर बिहार से और उसके अलग जो राज्य है वहां से बच्चे यहाँ पर आते हैं और वो इन चूड़ी बनाने के कामों में और ये हीरे इनको हीरे जड़ाई के और इस तरह के रखने वाले के काम में जेम्स इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो उसमें काम किया करते हैं। और इसके अलावा भी और भी, क्योंकि माइग्रेशन राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा है दूसरे जिलों राज्यों से, तो वो बच्चे यहाँ पर बहुत काम करते हैं। अभी क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो ये बच्चे ऑल ऑफ अ सडन जो काम करने वाले थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स मूव हुए तो ये बच्चे उन्हीं के साथ में मूव कर गए। लेकिन जैसे जैसे फिर से स्थितियां सामान्य होने की तरफ, सामान्य तो मैं क्या नहीं कहूंगी, पर लॉकडाउन जैसे जैसे अनलॉक होता गया, अनलॉक 1 आया, अनलॉक 2 आया, वैसे वैसे क्या हुआ कि बाहर से स्टेट, हमें संभावना पूरी थी कि अभी ये बच्चे कुछ टाइम के लिए माइग्रेट कर गए, लेकिन ये फिर से वापस आएंगे यहाँ पे, जैसे जैसे इनके पेरेंट्स आते जाएंगे या जैसे जैसे इंडस्ट्री में फिर से डिमांड बढ़ने लगेगी। तो हमारे द्वारा
पहले ही चौकसी के उस पर राजस्थान सरकार से बात की गई। इसके अलावा बिहार से राजस्थान सरकार से बात करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये कहा गया कि आप हमारी जो अध्यक्ष महोदया द्वारा, कि आप बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं पत्र लिखकर ये बात बोले कि राजस्थान में वहां से बहुत सारे बच्चे आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे रेस्क्यूज भी किए गए, इन दिनों में भी काफी सारे ऑपरेशंस किए गए, रेस्क्यू ऑपरेशंस जिसमें बच्चे आए। तो इन बच्चों को वहीं की क्यों नहीं वहीं पर ये सारी सुविधाएं देके इनके माता पिता को भी वहीं लोकेट कर दिया जाए, वहीं वो लोग काम कर पाए कि ये बच्चे यहाँ पर नहीं आए। तो और अगर इन्हें वही जो हमारा जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पे आने से पहले ही ये बच्चे वहीं से क्यों नहीं रुक जाते जहां से ये आते हैं। तो इसके लिए SCPCR जो बिहार का है उनसे, राजस्थान स्टेट के SCPCR ने, बिहार स्टेट के SCPCR ने और NCPCR के साथ मिलके हम लोगों ने एक वर्चुअल मीटिंग भी करी, एक वेबिनार भी किया था, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और उनको अवगत किया गया कि राजस्थान में इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो आप वहाँ पर प्लीज इसकी रोकथाम कीजिए। उन लोगों ने भी काफी अच्छा एक्शन लिया है कि बच्चों को वही रोक दिया जाए, सोर्स से ही रोक दिया जाए ताकि वो डेस्टिनेशन पे ना आए। साथ ही राज्य में भी हम लोगों ने बात करा है कि जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, उन एंट्री सभी पॉइंट्स पर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को लिखकर विशेष रूप से वहां पर उनको लिखा है कि वहां पर चेक पोस्ट पे ही देखा जाए कि कोई मैट बच्चों को लेकर तो नहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में अगर आप ट्रेंड दिखेंगे तो दक्षिणी राजस्थान में क्योंकि गुजरात बॉर्डर लगता है, तो वहां पर बच्चे कॉटन सीड का भी बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है, तो वहां से बच्चे बाहर जाते हैं काम करने के लिए गुजरात में। और दूसरी तरफ देखें तो बिहार से, छत्तीसगढ़ से और दूसरे राज्यों से राजस्थान में बच्चे आ रहे हैं। तो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं राजस्थान के, उन सभी एंट्री पॉइंट में एक विशेष व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट बनाए जाए और उनमें देखा जाए कि जो भी बच्चे वहां पर आ रहे हैं उन पे एकदम निगरानी के साथ रखा जाए कि ये बच्चे किस तरह के बच्चे यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और किस तरह के लोगों के द्वारा उनको यहाँ पर लाया जाए। इसके अलावा आयोग द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई कि आयोग द्वारा परिवहन विभाग को एक विशेष पत्र लिखकर ये बोला गया, क्योंकि हमें ऐसी जानकारी आई थी कि कुछ लोग इनमें हमारी बसेस में लेकर आने वाले हैं बच्चों को। बस एक बहुत अच्छा आसान सा तरीका, क्योंकि बीच में तो इंटर स्टेट सेवा बंद हो गई थी लेकिन अभी फिर से चालू हुई। तो इंटर स्टेट सेवा जब चालू हुई तो ये बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया कि बच्चों को मैच जो होंगे वो 4, 5, 6, 8 के ग्रुप में किसी ना किसी तरीके से बस में लाने का प्रयास करेंगे। तो विशेष एक लेटर लिख दिया गया हमारे आयोग की तरफ से अपने परिवहन विभाग को कि वो इस पर विशेष ध्यान दे और जिस भी अगर बस में किसी भी इस तरह की अव्यवस्था पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी अनुशासन में। तो ये कुछ छोटे छोटे से प्रयास हैं जो आयोग द्वारा इस लॉकडाउन के अंदर हमारे राजस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम कोशिश करें कि राजस्थान को बाल श्रम मुक्त भी बनाया जाए और जो इस तरह के मुद्दे हैं बच्चों के जो भी संरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं उनके लिए हम लोग छोटे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कल ही मैं एक्चुअली यहाँ पर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का सेल देखती हूँ राजस्थान में, हमारे यहाँ पे 6 सेल हम लोगों ने बना रखे हैं एंड मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का सेल देख रही हूँ। उसके अलावा पॉक्सो का सेल है हमारे यहाँ पे, एजुकेशन का सेल है, विशेष योगीजन का सेल है हमारे पास में, बाल श्रम का सेल है, JJ एक्ट का सेल है हमारे पास। इस तरीके से करके 6 सेल है। तो सभी हमारे जो SCPCR के मेंबर्स हैं वो एक एक सेल के उनको हेड कर रहे हैं और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग रिव्यूज कर पाए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारी पॉलिसीज हैं उनका रिव्यू कर पाए। कुछ छोटे छोटे हम लोग डेटा कलेक्शन की भी बात कर रहे हैं कि हम लोग एक छोटे लोकल लेवल पे कुछ डेटा इकट्ठा करें। पहले हम सेकेंडरी डेटा को ही एनालाइज कर लेते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि किन्हीं संस्थाओं के साथ मिलकर हम प्राइमरी डेटा की रिव्यू पर भी जाएंगे। अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को देख रही हूँ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि और एक लेटर भी आयोग द्वारा जारी किया गया। अभी थोड़े दिन पहले एक बार की एक खबर आई थी कि स्कूल्स के बच्चे नहीं जा रहे तो आंगनवाड़ी जब नहीं खुल रही है तो स्कूल के बच्चे आगे जो अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें तो स्कूली बच्चों को वहीं पर भेजना शुरू की कुछ क्लासेस में। जब आंगनवाड़ी नहीं चल रही है तो उन बच्चों की क्लासेस का क्या होगा, उनकी एजुकेशन का क्या होगा। तो आयोग द्वारा तुरंत से ही संज्ञान लेते सुओ मोटो लिखते हुए और लिखा गया
शिक्षा विभाग को भी है और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए भी लिखा गया, आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए आईसीडीएस को लिखा गया कि आप बताइए कि आप कैसे इसको संचालित करेंगे, और अभी हाल ही में कितनी कितनी आंगनवाड़ियों में किस किस तरीके से पोषाहार की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे एजुकेशन जो बच्चों को दिया जा रहा है तो उसकी क्या व्यवस्था है। तो समय समय पर आयोग जो है राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा सतर्क है। कोरोना को लेकर भी हम लोग काफी सारे जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, हमारे द्वारा किया जा रहा है। छोटे छोटे से कुछ प्रयास है, ये मेरा बहुत छोटा सा अभी एक्सपीरियंस है, मैं अपने सिर्फ 4-5 महीने के आयोग के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भी बहुत सारी चीजें मैं भी सीख रही हूँ अभी नया नया, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे राजस्थान को किस तरीके से एक्टिव किया जाए, किस तरीके से चाइल्ड फ्रेंडली हम लोग बनाने की सोचते हैं, बाल सुरक्षित राजस्थान बनाने की हम लोग सोच रहे हैं। चलिए अब कुछ 2-3 मुद्दे लास्ट में आपसे बात करना चाहूंगी, जो वे फॉरवर्ड है कि हमें आगे, ये जो टाइम है ये अभी तो निकल गया, ये 6 महीनों के अंदर हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो थी वो किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है, लेकिन आने वाले समय में क्या, कौन सी ऐसी समस्याएं जो हमारे यहाँ पे डोर नॉक कर रही हैं और बिल्कुल आगे खड़ी हैं कि अब हम इन सब समस्याओं से जूझने वाले हैं। तो उसमें एक जो सबसे बड़ी मुझे लगता है समस्या आने वाली है वो है बच्चों के एटीट्यूडनल प्रॉब्लम और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ड्यू टू दी ऑनलाइन क्लासेस। ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है कि ऑनलाइन क्लासेस के आप अगर पढ़ेंगे, अभी राजस्थान में एक स्टडी हुई है उसमें बताया गया कि मतलब 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास लेने के बाद में अपना कोई और चीज में काम ही नहीं करना चाहते हैं और वो चिड़चिड़े हो गए हैं, कुछ बच्चे ओबीज भी हुए इस सब चीजों की वजह से। तो कुल मिला के बात यह है कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रही है स्कूल्स नहीं खुलने की वजह से, घर के अंदर रह रह के। और दूसरा है कि एक और बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो मेरे लिए भी कभी कभी आता है, कभी जो वर्किंग पेरेंट्स है अभी, क्योंकि सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है लगभग बंद सी हैं, तो जो वर्किंग पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को क्रैच में या स्कूल के डे बोर्डिंग में या इस तरीके सोचते थे कि हम वहाँ पर उनको सुरक्षित वातावरण में रख के जाए। अब वो बच्चे घर में हैं, घर में रहकर यदि किसी और व्यक्ति की निगरानी में उनको रखा जा रहा है तो भी उनके, मुझे लगता है कि उनके लिए काफी सारे इश्यूज हैं कि उन बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस बात की मैं बहुत कंसर्न हूँ, इस बात को लेकर कि आखिर कैसे बच्चे काम करेंगे, वर्किंग पेरेंट्स वाले बच्चों के साथ में क्या होने वाला है, उनके साथ बहुत सारे एब्यूज के केसेस और ये आगे आने वाले समय में शायद हमें रिपोर्टेड होंगे, ये रिपोर्टिंग हमारे पास आने वाली है आगे वाले। इसके अलावा मुझे एक और चीज है कि हमारे जो ग्रह हैं, अभी फिलहाल मैंने लॉकडाउन रहते रहते भी लगभग 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट के हमने ग्रहों का इंस्पेक्शन किया, वहां पर देखा है तो ग्रहों के अंदर बच्चे बहुत सारे हैं, पर स्थितियां उनके लिए भी नॉर्मल नहीं है ना, क्योंकि उन्हें कहीं कोई बाहर का इंटरेक्शन नहीं मिल पा रहा है और वहां पर रहने के अंदर वो भी काफी फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आने लगा है। तो बच्चों के लिए ये स्थितियां भी बहुत ज्यादा और दूसरी बात, कुछ हॉस्टल्स जो थे वहां से बच्चों को घर भेज दिया गया इस दौरान, कोविड-19 के दौरान। अब जो बच्चे वापस अपने पेरेंट्स नहीं थे या पेरेंट्स के पास में गए या किसी और फिट पर्सन के पास में गए या अपने किसी रिलेटिव के पास में चले गए, अब वहां पे पिछले 4-5 महीने 6 महीने से वो रह रहे हैं, अब उनके साथ में क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ। अब हमने तो काफी सारी जगह पे जिन भी इंस्पेक्शन किया, हमने वहाँ के जो आईसीपीएस ADICPS को हमने ये दिया है कि आप प्लीज उनकी SIR रिपोर्ट मंगाइए बच्चों से टेलीफोनिकली, हालांकि वो पूछ रहे हैं फिर भी एक रिपोर्ट बना के दीजिए कि बच्चे वहां से जो 4-5-6 महीने से रह रहे हैं क्या उनके साथ किसी तरह का अब्यूज हुआ है या किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो बच्चे वहां पे उस फैमिली में पूरी तरीके से सेटल है तो फिर क्यों ना उनको अच्छे से उसी फैमिली में, फॉस्टर केयर फैमिली में सेटल कर दिया जाए। अनावश्यक रूप से क्यों बच्चों को ग्रहों के अंदर रखा जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन शुड बी द लास्ट रिसोर्ट फॉर चिल्ड्रन। अगर वो बच्चे वहां पर हो सकते हैं अच्छे से रह रहे, 6 महीने से अगर अच्छे से रह पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो और अच्छे समय से वहां पर रह पाएंगे। तो उन्हें, क्योंकि परिवार का प्यार हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो इंस्टीट्यूशन केयर में कभी भी नहीं मिल सकता है। ये हमारे पास एक लास्ट वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो मेरा ये भी एक कंसर्न है कि सभी जगह पे मुझे लगता है इस तरह का होना चाहिए कि बात करें कि ये जो बच्चे हैं उनको कैसे वापस से फैमिली के अंदर हम लोग कर पाए।
पालनहार की मैं आपसे फिर से शेयर करना चाहूंगी। पालनहार हमारे राजस्थान की एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जिसके अंदर लाखों बच्चे इस पालनहार स्कीम से फायदा ले रहे हैं। बच्चे रजिस्टर्ड हैं और प्रति माह उनके खाते में 1,000 रुपए प्रति बच्चा जाता है। और इसमें लगभग 10-12 कैटेगरीज हमारे यहाँ पर डिफाइंड है उन बच्चों के लिए। तो उन कैटेगरीज में जो बच्चे फॉल करते हैं और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उन सभी को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिमा 1,000 रुपए का लाभ दिया जाए। उनके किसी बच्चे के अगर माता या पिता में से कोई नहीं है या वो सक्षम नहीं है उन बच्चों के लिए, या किसी बहुत भयंकर बीमारी से जिसको ठीक नहीं है, जैसे एड्स है या किसी और तरह की बीमारी से पीड़ित है, या वो चाइल्ड मैरिज के उसके हुए बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है, 9-10 कैटेगरीज है, उनमें बच्चे फॉल करते हैं, तो उन्हें ये लाभ दिया जा रहा है। और ये बहुत ही शानदार स्कीम है जो राजस्थान में काम कर रही है, और मुझे लगता है कि और भी स्टेट्स को इस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए इस तरह की स्कीम्स को, जिससे बच्चों को आर्थिक सहायता भी मिल रही है, वो अपने फैमिली में रह के प्लेस्ड है। जो काफी सारी ऐसी मार्जिनलाइज फैमिलीज हैं जो किसी न किसी वजह से बच्चों को एजुकेशन नहीं कंटिन्यू करा पाती हैं या उनका पालन पोषण नहीं करवा पाती है, तो 1,000 रुपये महीना से उन्हें कुछ सपोर्ट मिल जा रहा है बच्चों को कि वो किस तरीके से अपने आप काम कर, अपने परिवार में रहते ही, अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए ही एक अच्छी व्यवस्था में वो लोग रह सकते हैं और प्यार और जो दुलार की उन्हें जरूरत है उसी में रहते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे काम हैं जो आयोग द्वारा भी किए जाने। हाँ, मैं बात कर रही थी कि कुछ समस्याएं जो आगे आने वाले टाइम में आने वाली, तो कुपोषण मेरा एक और मुद्दा है जो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या के रूप में आने वाला है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेंटर सभी जगह पे बंद हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि ड्राई राशन आप बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू इंश्योर कि ये बांटे जाने वाला राशन उस एंड बेनिफिशियरी तक जा रहा है जिसको हम टारगेट करके ये राशन दे रहे हैं। हम सूखी दाल दे रहे हैं, हम और कुछ अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर क्योंकि आप जान रहे हैं परिवार की स्थितियां इस वक्त में ऐसी हैं कि वो जो अनाज या राशन जा रहा है वो शायद पूरी फैमिली को जा रहा है, और कितनी फैमिलीज उसको ले पा रही है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल इशू है, चैलेंजिंग इशू है सभी जगह पे कि आंगनवाड़ी में जाने वाला पोषण। वंदना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंदना जी, वंदना जी सुन पा रही हैं? लगता है वंदना जी से संपर्क टूट गया है। चलिए, एनीवे तब तक सत्र लगभग पूरा ही हो गया था हमारा, उनके साथ हम वापस जुड़ेंगे दोबारा। जी वंदना जी सुन पा रही हैं? वंदना जी, चलिए कोई बात नहीं, हम अपने दूसरे सत्र की तरफ पढ़े। बीना जी, आपको आवाज आ रही है? बीना जी, आवाज आ रही है आपको? बीना सिंह जी? जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। जी धन्यवाद। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा सत्र बीच में रह गया, कोई बात नहीं, लगभग वो सत्र पूरा ही हो गया, तो उनसे प्रश्न उत्तर हम बाद में लेंगे। लॉकडाउन में जहां एक तरफ सेंसिटिविटी की मिसाल समाज ने भी प्रस्तुत किया, हम अक्सर पुलिस के बारे में बातें करते हैं, सुनते रहते हैं, पुलिस ये करती है, पुलिस ऐसा नहीं करती है, पुलिस ने ये गलत किया, पुलिस ने वहां जाके अच्छे से कार्य नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन के समय जो हमारे सामने पुलिस का एक बेहद संवेदनशील और मानवीय चेहरा हमारे सामने आया, वो काबिले तारीफ है। चाहे बच्चों को भोजन पहुंचाने की बात हो, चाहे बच्चों को सुरक्षा की बात हो, पुलिस ने राउंड द क्लॉक 24 आवर्स काम किया है। तो डायल 100, हम कभी सड़क पे जा रहे होते हैं, किसी का झगड़ा होता है, वो कहता है चलिए हम डायल 100 बुला लेते हैं। वास्तव में डायल 100 है क्या चीज? तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच श्रीमती बीना सिंह जी हैं। आप 2008 बैच की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अधिकारी हैं।
आप डीएसपी सीआईडी ब्रांच, डीआईजी स्पेशल ब्रांच और सीएसपी कोतवाली में रह चुकी हैं। वर्तमान में आप एसपी डायल 100 हैं भोपाल में। और मैं इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि पुलिस की जिंदगी का भी अजीब फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है। तो कुछ इसी भूमिका में डायल 100 हमारे साथ कार्य कर रही है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आज का जो विषय है आपका, रोल ऑफ डायल 100 इन चाइल्ड केयर। मीना जी, ओवर टू यू। धन्यवाद चौबे जी। और आपकी ये पंक्तियां सुनकर निश्चित ही हमारा और जितने भी पुलिस परिवार है सभी का मनोबल ऊंचा होता है। सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि अभी मैं वंदना जी को सुन रही थी, काफी सारी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें और अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की है। क्योंकि बाल संरक्षण की किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की, जो भी हम समाज के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी समाज की संस्थाएं हैं, सभी की जिम्मेदारी है बाल संरक्षण की। और पुलिस हमेशा से ही बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रही है। और संवेदनशीलता के साथ में पुलिस विभाग ने उनसे संबंधित शिकायतों को, उनसे संबंधित मामलों को बहुत शीघ्रता से निराकृत करने का प्रयास किया है। जो आज का मेरा विषय आपने मुझे दिया है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में डायल 100 की जो भूमिका है, उसके पहले मैं बहुत ही ब्रीफ में एक आपको सभी को बताना चाहूंगी कि डायल 100 आखिर है क्या। आप सभी ने देखा होगा, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1000 गाड़ियां 4 पहिया वाहन है जो FRV है, फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल जिसको हम कहते हैं डायल 100 की। उसके साथ ही 150 मोटरसाइकिल्स FRV भी हैं जिन पर हम इवेंट भेजते हैं और वो घटना स्थल पर या मौके पर पहुंचकर पीड़ित को सहायता पहुंचाती है। मध्य प्रदेश डायल 100 1 नवंबर 2015 से संचालित है, लगातार चल रहा है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य है पूरे देश का जहां इस तरीके की इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट की गई है। आज के समय में तो काफी सारी जो राज्य हैं वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज पुलिस विभाग की चालू हो गई हैं। आज इस वेबिनार में काफी सारे साथी जो हैं वो अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ। तो काफी लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि डायल 100 मध्य प्रदेश में है, लेकिन हमारे यहाँ तो 112 है। काफी सारे लोग 112 को जानते होंगे। 112 भी एक इमरजेंसी सिस्टम ही है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। मध्य प्रदेश में 112 के लिए डायल 100 ही नोडल एजेंसी है। 112 डायल करने पर भी जो कॉल्स आते हैं वो डायल 100 कंट्रोल रूम में ही आते हैं। यहाँ पर कई सारे स्टेट्स में डायल 100 न बोलकर नाम होकर उसका नाम 112 है, लेकिन वर्किंग जो कार्य प्रणाली है इस पूरे सिस्टम की लगभग एक जैसी सभी जगह, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। डायल 100 जो मध्य प्रदेश में है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कंट्रोल रूम भदभदा रोड भोपाल में यहाँ पर स्थित है। और डायल 100 जिस तरीके से काम करता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। 3 भाग हैं उसके, अगर हम ले लें तो मेन जो है वो 3 हिस्से हम कर सकते हैं उसके। जैसे ही कोई व्यक्ति कॉल करता है, कोई जिसको सहायता चाहिए होती है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन देने के लिए भी लोग कॉल करते हैं हमको। जैसे ही कोई व्यक्ति कॉल करता है तो वो हमारे यहाँ जब डायल 100 कंट्रोल रूम में कॉल आता है वो अटेंड करते हैं हमारे कॉल टेकर्स, जिनको हम कॉल टेकर्स कहते हैं। वो पूरे ट्रेंड लोग हैं, सभी ट्रेंड लोग हैं, और किस तरीके से किस व्यक्ति से बात करनी है उसका उनको प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ फोन अटेंड करने के पहले। तो पहला सामना जो होता है कॉलर का वो होता है कॉल टेकर से। वो उसकी पूरी जानकारी उससे पूछते हैं, कहाँ के हैं, क्या नाम है, क्या सहायता आपको चाहिए। इस तरीके से सारी जानकारी उनसे लेकर वो पूरा एक इवेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा पार्ट होता है कॉल टेकर के बाद डिस्पैचर का। डिस्पैचर्स वो व्यक्ति है, पुलिस विभाग का व्यक्ति है डिस्पैचर। वो व्यक्ति है जो फील्ड में तैनात हमारी गाड़ियां हैं, FRV हैं, उनको वो कंप्लेंट जो आई है उससे संबंधित इवेंट उनको वहां भेजता है। उन गाड़ियों में एक पूरा सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो एक टेक्निकल अलग एक फील्ड हमारी काम करती है उस पर। तो उसके थ्रू और टेलीफोनिक चर्चा के थ्रू वो उस तक उस इवेंट के बारे में जानकारी भेजते हैं। और तत्काल ही जैसे ही इवेंट उस FRV को या उस गाड़ी को मिलता है वो तत्काल वहां से रवाना होकर घटना स्थल पर मौके पर पहुंचकर पीड़ित को सहायता पहुंचाती है।
अब बात आती है पीड़ित कौन। तो डायल 100 के लिए पीड़ित कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। छोटा बच्चा भी अगर फोन लगाना जानता है तो वो भी डायल 100 कर सकता है और अपनी समस्या बता सकता है। हमारे पास काफी सारे कॉल्स आते हैं जो बच्चे खुद भी करते हैं अलग अलग समस्याओं को लेकर, या फिर बच्चे नहीं करते लेकिन बच्चों की समस्याएं हैं या पीड़ित बच्चे हैं तो उनके आस पड़ोस वाले या उनके सगे संबंधी उस संबंध में डायल 100 करते हैं और उस तक डायल 100 हमारी जो है वो सहायता पहुंचाती है। जो अब बात आएगी कि हम कैसे कॉल्स अटेंड करते हैं बच्चों के संबंध में। जब पूरा सेशन हमारा जो चल रहा है ये बच्चों के संबंध में है, तो हमारे किस तरीके कॉल्स हम बच्चों के लेते हैं। तो हमने SMS एक मैट्रिक्स है हमारा, एक पूरा टाइप सब टाइप है हमारी, जिसमें हम कैटेगराइज किया हुआ है कि किस तरह की कॉल्स को किस तरह के इवेंट में यहाँ पर क्रिएट करना है। हमारे पास बच्चों के कॉल्स आते हैं, डिप्रेशन के कॉल्स भी आते हैं, बच्चा अगर डिप्रेशन में है उस तरीके के कॉल्स भी आते हैं, चाइल्ड लेबर के से संबंधित कॉल्स आते हैं, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मिसिंग चाइल्ड, एबेंडेंड चाइल्ड, और अगर चाइल्ड पॉर्न की कहीं बात आती है या साइबर क्राइम है एक तरीके का ये, तो इस तरीके के कॉल्स हमारे पास आते हैं जिन पर डायल 100 एक्शन लेता है, कार्यवाही करता है और तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। अलग अलग जो कॉल्स आते हैं, अलग अलग तरह के कॉल्स आते हैं, उनका एक पूरा सिस्टम है, यहाँ प्री डिफाइंड पूरा सिस्टम है किस व्यक्ति का किस इवेंट पर क्या रोल होगा, कॉल टेकर का क्या रोल होगा, डिस्पैचर का क्या रोल होगा, या फिर फील्ड में जो यूनिट हमारी काम कर रही है गाड़ियां, उनका क्या रोल होगा, या फिर उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो, उनका क्या रोल होगा। सभी का प्री डिफाइंड रोल है उसमें, कब किस तरह की शिकायत में किस तरह की कार्यवाही करनी है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि अगर चाइल्ड मैरिज की कहीं पर शिकायत आती है या हमारे पास सूचना आती है, तो उसमें हम SDM और DM तक वो सूचना भेजते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, हमारा कंट्रोल रूम उनको फ़ोन करता है और संबंधित जो विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, उससे संबंधित उसको भी सूचना जाती है और मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो जाकर कार्यवाही करते हैं। इसी तरीके से जब बात आती है डिप्रेशन के कॉल्स हमारे पास जैसे आते हैं, कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं, कई बार एग्जाम के टाइम में भी बच्चों के कॉल्स आ जाते हैं, प्रेशर होता है या फिर बच्चियों के साथ कहीं छेड़छाड़ की समस्या है, वो उस समस्या को लेकर कॉल्स आते हैं, तो उसमें बच्चे कई बार डिप्रेशन की तरफ जब जाते हैं तो कॉल करते हैं हमको कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम बहुत परेशान हैं, और हम कई बार ये बात भी आती है कि हम किसी भी तरीके के कदम उठाने की बात भी करते हैं। तो ऐसे समय के लिए भी हमारे कॉल टेकर्स को हमने प्रशिक्षित किया हुआ है कि यदि बच्चे या कोई भी व्यक्ति, सिर्फ बच्चे नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कॉलर है वो डिप्रेशन में है या फिर ये कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बात आ रही है कि मैं किसी भी तरीके का कदम उठा सकता हूँ, उसकी काउंसलिंग पूरी तरह तो हम कर नहीं सकते क्योंकि काउंसलिंग का तौर तरीका एकदम अलग होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनेयर उनको तैयार किए हुए हैं उनके लिए, कॉल टेकर्स के लिए, कि आपको कैसे बात करनी है, आपका व्यवहार कैसा आपको रखना है, और बच्चे अगर हैं तो उनसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से बात करनी है और लगातार बात करते रहना है जब तक कि उन तक सहायता नहीं पहुंच जानी है। और उसी के अनुरूप वो पूरी कार्यवाही करते हैं हमारे कॉल टेकर्स, लगातार बच्चे से या जो भी कॉलर है उससे बात करते रहते हैं जब तक कि उनसे उनके पास तक पुलिस सहायता या हमारी जो गाड़ी है वो नहीं पहुंच जाती। एक तरफ वो बात करते हैं और दूसरी तरफ उस गाड़ी को और संबंधित अधिकारियों को वो इंफॉर्मेशन भेज देते हैं कि इस तरह की हमारे पास सूचना है और हम बच्चे से लगातार संपर्क में हैं, आप उस तक पहुंचिए और जल्दी पहुंचिए। तो ये इस तरह के मामलों में कार्यवाही है। और मिसिंग चाइल्ड के हमारे पास काफ़ी कॉल्स हैं जिस पर हम एक्शन लेते हैं, और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि ज़्यादातर मामलों में, मैं कहूँगी 100% नहीं कह सकती कहीं भी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में बच्चे गुमने की जब सूचनाएं आती है तो हमारी डायल 100 तत्काल मौके पर पहुंचती है। काफ़ी सारे मामलों में छोटे बच्चों को उनके माता पिता से डायल 100 ने मिलवाया है, वापस उनके माता पिता तक सुरक्षित पहुंचाया है। इसी तरीके से एबेंडेंट चाइल्ड, जो एबेंडेंट इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, एकदम 2 महीने, हो सकता है 2 दिन के भी बच्चे रहते हैं, 4 दिन के भी बच्चे रहते हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों। कई बार रोड के किनारे, झाड़ियों में, कहीं भी उनके मिलने की सूचनाएं हमारे पास आती हैं कि इस तरीके से कोई बच्चा, छोटा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है या कहीं पे है। इस सूचना पर तत्काल
हमारी गाड़ी पहुंचती है, उस बच्चे को लेकर साथ में हॉस्पिटल लेके जाती। प्रायोरिटी रहती है कि बच्चा सुरक्षित हो जाए। सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी बच्चे को सुरक्षित अस्पताल तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए, ताकि बच्चा यदि किसी भी तरीके की उसको समस्या है तो वो डॉक्टर के हाथों में पहुंचकर उसे पूर्ण इलाज तत्काल मिल पाए। तो वो ऐसे काफी सारे बच्चों को हम बचाने में सफल हुए हैं, जिनको लावारिस छोड़ दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को। तो ये कुछ मैं एग्जांपल आपके सामने रख रही थी। कुछ कॉल्स हमारे पास आते हैं, बच्चे करते हैं कि उन्हें खुद को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उनके परिवार में झगड़ा हो रहा है, उनके माता पिता झगड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के कॉल्स आते हैं, कई बार 7-8 साल के बच्चे भी। 100 नंबर इतना प्रचारित हो चुका है, या यूं कहूँ इसका काफी अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है डायल 100 का। तो बच्चों को मालूम है कि हमको 100 नंबर दबाना और पुलिस आ जाएगी। तो बच्चे कॉल करते हैं कि हमारे माता पिता झगड़ रहे हैं, या फिर मेरे पिता दादाजी को मार रहे हैं, दादाजी को घर से निकाल दिया है, इस तरह की सूचनाएं आती हैं। या फिर बच्चे इतने अवेयर हैं, उनके माता पिता अगर उनको मार रहे हैं तो भी वो कॉल करते हैं कि तुरंत आइए, मेरे पापा मुझे मार रहे हैं। इस तरह के कॉल्स भी हमारे पास आते हैं, जिस पर सहायता मौके पर पहुंचती है और उनकी काउंसलिंग भी होती है, माता पिता को समझाइश भी दी जाती है उसमें। इस तरह की कार्रवाई आती है। एग्जाम के टाइम पर जब बच्चों के एग्जाम होते हैं, उस समय बच्चों के कॉल्स काफी संख्या में आते हैं हमारे पास, लाउड साउंड के, जो काफी शोर शराबा अगर कहीं हो रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है, तो रात में हमारे पास ज्यादातर कॉल्स आते हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस पर भी तत्काल जाकर वो सारे सिस्टम को बंद करवाया जाता है। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रही थी कि इतनी तरह की हमारे पास शिकायतें, और भी कई तरीके की, क्योंकि डायल 100 ने अपनी कैटेगरीज तो बनाई हुई है, लेकिन उन कैटेगरीज के अलावा भी यदि किसी तरह की शिकायत आती है तो कभी भी डायल 100 डिनाई नहीं करता है कि नहीं, हम आपकी शिकायत को लेंगे नहीं। हर संभव प्रयास होता है कि हर तरह की शिकायत को हम लेकर संबंधित अधिकारी तक उस सूचना को पहुंचा दें और तत्काल पीड़ित को सहायता पहुंच जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और इसमें हमारी एफआरवी तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है ही, उसके अलावा थाना प्रभारी, जो वहाँ के लोकल सीएसपी, एसडीओपी, एसडीएम, कलेक्टर, इवन कई गंभीर मामले अगर रहते हैं, चाहे वो किसी भी से भी संबंधित हो, बच्चों से संबंधित भी अगर गंभीर मामले हैं, तो वो कलेक्टर, आईजी, सभी स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये मैं आपको एक आपका हमारा जो एसएमएस मैट्रिक्स और एसएमएस सिस्टम और हमारा जो पूरा डायल 100 का सिस्टम है वो मैं बता रही थी। अब जो बात करूंगी मैं आपके सामने, वो ये बताना जरूरी है कि कई लोगों को ये लगता होगा कि पता नहीं डायल 100 डायल करेंगे तो क्या होगा। कई बार लोग डर की वजह से नहीं बताते हैं, या फिर ये रहता है कि हमारी पहचान उजागर हो जाएगी, कहीं कोई किसी के साथ में कोई समस्या हो भी रही है, बच्चे परेशान है या बुजुर्ग परेशान है, तब भी लोग कॉल करने से घबराते हैं। तो मैं यहाँ ये जरूर उल्लेखित करना चाहूंगी, यदि कॉलर चाहता है कि हमारी पहचान उजागर ना की जाए, तो कॉलर की पहचान उजागर नहीं होती है और उसको उसकी पहचान बताने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाता है। लेकिन यदि वो सहायता चाहता है या फिर किसी और व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना चाहता है, तो उस तक हम वो सहायता तुरंत पहुंचाते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से जरूर सभी तक पहुंचाना चाहूंगी आप कि डायल 100 को कॉल करने में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट जनता में नहीं होनी चाहिए। हालांकि हिचकिचाहट जितना मैं देख पा रही हूँ अभी हो भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी काफी कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि नहीं करना है हमको। डायल 100 कई माध्यमों से जनता से जुड़ा हुआ है। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर भी लोगों के मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। यदि कोई कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर व्हाट्सएप कर देते हैं कि इस तरीके की समस्या है, और हम उस पर इवेंट बनाकर संबंधित जगह पर अपनी गाड़ी को भेजते हैं, संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हैं। ट्विटर के माध्यम से भी कई लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, फेसबुक से भी लोग हमसे जुड़ते हैं। तो ये कई माध्यम है हमारे जो हम लोग जिनसे जनता के बीच में जुड़े हुए हैं। आज दिनांक तक एक मैं छोटा सा डेटा, सारा डेटा जो आपके साथ शेयर अभी करना मेरे लिए संभव भी नहीं है और नहीं कर पाऊंगी। जनवरी से लेके अगस्त तक का डेटा अगर मैं देखूं तो बच्चों से संबंधित हमारे पास में लगभग 7,000
कॉल्स है, ये कॉल्स की मैं संख्या बता रही हूँ, क्राइम की संख्या नहीं है, क्योंकि डायल 100 की सूचनाएं और फिर उस पर क्राइम रजिस्टर होता है या नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है, उसकी समस्या है, उस तक सहायता पहुंच रही है, तो जरूरी नहीं है उस पर क्राइम रजिस्टर भी हो। क्राइम रजिस्ट्रेशन एक अलग प्रक्रिया है और डायल 100 पूरा सिस्टम एकदम अलग है। कई मामलों में जब थाने तक बात पहुंचती है तो क्राइम रजिस्टर होता है, उस पर अपराध बनता है और उसके बाद की जो भी कार्यवाही है वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन हर मामले में नहीं होती। काफी सारे मामलों में केवल समझाइश से यदि बात बन सकती है तो वहां पर समझाइश, काउंसलिंग, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या थाना लेवल पे वो सारी चीजें हो जाती हैं। अभी जब चौबे जी जैसे बता ही रहे थे, लॉकडाउन के टाइम पर जो पूरा माहौल चल रहा था वो सभी के लिए काफी डरावना, मैं कहूँगी शायद रहा होगा, परेशान करने वाला भी था। लोग मेंटली लोग परेशान थे कि लॉकडाउन चल रहा है तो कैसे होगा, क्या होगा। पुलिस ने उस दौरान 24 घंटे काम किया है। सभी यूनिट्स ने, पुलिस विभाग की कई यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स ने 24 घंटे काम किया है। जनता तक ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाने का प्रयास रहा है। डायल 100 ने भी जितने कॉल्स अटेंड करते थे उससे कहीं ज्यादा कॉल्स इस बीच में अटेंड किए, क्योंकि कॉल फ्लो काफी बढ़ा हमारा लॉकडाउन के समय में। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा कंट्रोल रूम और हमारी जो फील्ड में गाड़ियां चल रही हैं उनमें जो स्टाफ बैठा हुआ है उसको भी हमको सुरक्षित रखना है इस महामारी से, इस कोरोना से। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, मास्क, सैनिटाइजेशन, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। उसके साथ ही जनता तक अपनी सेवाएं पहुंचानी है। तो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान या पूरे कोरोना के काल में या अभी तक वो अनवरत जारी है, हमारी सर्विस ज़्यादा बढ़ी, ज़्यादा हमने काम किया। उसमें ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़्यादातर हमारे पास राशन को लेकर कॉल्स आते थे। बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है या उनके परिवार को खाना नहीं मिल रहा है, या महिलाओं के पास काफ़ी सारी समस्याएं हैं। प्रेग्नेंट लेडी हैं अगर और उनको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना है तो उनके पास साधन नहीं है, और कई बार 108 को कॉल करते हैं या जननी को कॉल करते हैं तो वो कहीं बिजी रही या उनको कॉल नहीं लगा। इस तरह की काफ़ी सारी समस्या लोगों की थी। तो इस बीच में हमारी डायल 100 ने महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अस्पताल तक भी पहुंचाया, उन तक राशन की व्यवस्था की। राशन अलग अलग एजेंसीज राशन बांट रही थी, वो सभी माध्यमों से राशन की व्यवस्था करवाई की, और ये सारी सूचना जहाँ जहाँ से मध्य प्रदेश के जिस भी कोने से आती थी वो संबंधित अधिकारियों को कि इस जगह पर खाने पीने की, राशन की या दवाइयों की या हेल्थ इश्यूज हैं या बहुत सारी जो भी समस्याएं हैं वो हम लोग वहाँ बताते थे। एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, वो मैं यहाँ जरूर उल्लेख करूंगी आप सभी के सामने। मध्य प्रदेश डायल 100 ने यूपी में, अगर आप में से कोई यूपी से संबंधित होंगे हमारे साथी तो वहाँ जानते होंगे वहाँ 112 है। तो मध्य प्रदेश डायल 100 और यूपी 112 दोनों के कोऑर्डिनेशन से, दोनों के समन्वय से मध्य प्रदेश से यूपी हमने दवाइयाँ पहुंचाई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनको टीवी की दवा की जरूरत थी, वो उनके पास वहाँ अवेलेबल नहीं थी। मध्य प्रदेश के एक जिले में का उनका इलाज चलता था और वहीं से उनको दवा उपलब्ध हो पाती थी। पूरा एक चेन बनाकर हमने उस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पूरा एक चेन बनाया गया यूपी तक, और वो दवाइयाँ उन तक मुहैया कराई गई। मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई जिले हैं जहाँ एक जिले से दूसरे जिले में हमने दवाइयाँ पहुँचाई। तो इस तरीके से पूरे लॉकडाउन में काफ़ी डायल 100 ने काम किया है, और खुशी है हमें इस बात की कि हमारा ये काम तो है ही, लेकिन ऐसे समय में जब काम ज़्यादा बढ़ता है और साथ में अपने आप को सुरक्षित करना होता है, ऐसे समय में हमने जनता तक अपनी सर्विसेज काफ़ी अच्छे तरीके से उपलब्ध कराई, और उम्मीद करती हूँ काफ़ी सारे लोग उससे संतुष्ट भी रहे होंगे। अब पूरा जो हमारा सिस्टम है उसमें बात आती है कि किस तरीके से हम इस सिस्टम को, पूरा मैनेजमेंट हमारा कैसा है या फिर हम कैसे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक मॉनिटरिंग की बात आती है। तो मॉनिटरिंग इसमें बहुत अच्छा पूरा सिस्टम बनाया हुआ है ये डायल 100 का, और मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे ही कॉल आते हैं। कॉल आने से लेकर सहायता पहुंचने तक एक पूरा सिस्टम है। किस तरीके का कॉल आया, हम डेली बेसिस पे हमारे पास एक रिपोर्टिंग सिस्टम है कि कितने कॉल्स आए, किस तरीके के कॉल्स आए, उन सारी की हम मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही
जिले में गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, कितने समय में पहुंची, किस तरीके की वहां जाकर सहायता दी, किन किन अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ उस पूरी सहायता में या उस पूरी कार्यवाही में, इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। और कंट्रोल रूम हमारा जो यहाँ है वो करता है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट में भी डायल 100 का एक कंट्रोल रूम रहता है हर जिले में, तो उससे भी पूरी जानकारी हमारे तक आती है। एक फीडबैक सिस्टम बना हुआ है, जब कोई कॉल करता है तो हमारे यहाँ से पूरा जब इवेंट कंप्लीट हो जाता है, उस तक सहायता पहुँच जाती है, तो हमारे ही कॉल सेंटर से कॉलर को फ़ोन करके फीडबैक लिया जाता है कि भाई आपके पास शायद आपने फ़ोन किया था, ये समस्या आपने बताई थी, तो पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची आपके पास में, अगर पहुंची तो आपके पास क्या उन्होंने सहायता दी, कितने समय में पहुंची, आप उसकी कार्यवाही से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। तो ये इस तरीके का फीडबैक आता है, और अगर संतुष्ट होते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक उपलब्धि होगी कि जनता हमसे संतुष्ट हो रही है। और यदि कहीं आता है कि असंतुष्टि जाहिर की है हमारे कॉलर ने, तो उस पर फिर वरिष्ठ अधिकारी जो है संबंधित जिले के, उन तक जानकारी दी जाती है कि इस तरह के हमारे पास कॉल्स आए थे, ये व्यक्ति हैं और इनको ये सहायता उपलब्ध अभी तक नहीं हुई है। तो उसके बाद फिर उसमें आगे की कार्यवाही जिला करता है और संबंधित FRV से भी संज्ञान लेता है कि भाई आपको पहुंचना था तो आप पहुंचे क्यों नहीं, या फिर वहां जाकर कार्यवाही क्यों नहीं की। तो ये जो फीडबैक और मॉनिटरिंग का सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा है, और इसकी वजह से डायल 100 काफ़ी अच्छे से लोगों तक पहुंच पा रही है और अपनी जो सेवा है वो बहुत अनवरत कर पा रही है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो आप लोग देखते होंगे गाड़ियाँ हैं जो डायल 100 की, उसमें जो स्टाफ बैठता है वो संबंधित थाने का होता है। संबंधित जो थाना है वहाँ का लोकल स्टाफ है, और उसकी वजह भी है कि वहाँ लोकल जो उसकी वहाँ का ज्योग्राफी है उसको लोकल स्टाफ को जानकारी होती है वहाँ के बारे में, वहाँ के पब्लिक के बारे में। वो तो वहाँ का जो स्टाफ है वो थाने का ही स्टाफ है। वो डायल 100 जो है वो यहाँ पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ से कंट्रोल होती है। उसमें GPS सिस्टम है, वो गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किसके पास जा रही है, कितने समय में पहुंची है, वो सारा हम यहाँ कंट्रोल रूम में बैठकर सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। और इसके अलावा जो वैसे तो हमारे पास हर तरह के कॉल्स आते हैं और उसके हम एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस के बेसिस पर हम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको फिर बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ किस तरीके के कॉल्स आए और उन पर किस तरीके का रिस्पांस हमने आगे किया है और कितने लोग संतुष्ट हुए हैं, क्या समस्याएं थी, किस क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं ज़्यादा हैं। इस तरीके के एनालिसिस भी हम करते रहते हैं समय समय पर, और संबंधित अधिकारियों को वो जानकारी हम शेयर भी करते हैं। अभी जैसे ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके है, लेकिन चूंकि सबके काम की चीज़ें हैं इसलिए मैं बताऊंगी। चूंकि जैसे इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम पे भी हम हमारी सर्विसेज जारी रहती हैं और वो एक अलग एक पूरी व्यवस्था चलने लगती है। तो वो हर तरह के कॉल्स हर माहौल में, हर समय में, रात में थोड़ा सा कम हम देखेंगे, लेट नाइट कॉल फ्लो कम होता है, दोपहर के टाइम में या शाम टाइम में कॉल फ्लो ज़्यादा हो जाता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर उसको मॉनिटर करते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा जो मुझे समझ में आता है कि पूरे भारत में, मध्य प्रदेश का तो ये सिस्टम मैंने आपको बताया ही, चूँकि सभी राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, तो संभवतः 100% नहीं कहूँगी, संभवतः एक ही जैसा सिस्टम है हर जगह। जो रिस्पांस सिस्टम है पुलिस का वो एक ही जैसा है हर राज्य में। अभी तक ये सुविधा शायद नहीं है, लेकिन यूपी, छत्तीसगढ़, शायद राजस्थान में भी है ये, और ऐसे ही काफ़ी सारे राज्यों में है। कुछ जगह 100 के नाम से ही है और कुछ जगह 112 के नाम से है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में अलग अलग हो सकती हैं चीज़ें, स्टेट वाइज अलग अलग हों, लेकिन जो कार्य प्रणाली है वो लगभग एक जैसी है। पुलिस तक कॉल आना, फिर कॉल डिस्पैच होना, फिर गाड़ी उन तक पहुंचना, और ये पूरी व्यवस्था लगभग एक जैसी होगी। तो इसके अलावा बच्चों से संबंधित मेरे पास जितने तरह के इवेंट आते हैं, या मेरे पास से मतलब है कि डायल 100 को जो इवेंट्स आते हैं उनके प्रति हम बहुत ही संवेदनशील हैं
और हमेशा से ही पुलिस विभाग और डायल 100 उस पर लगातार काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ऐसा मैं पूरी तरफ से डायल 100 की टीम और पुलिस विभाग की तरफ से आशान्वित आपको करती हूँ और भरोसा दिलाती हूँ। और आप लोगों के माध्यम से भी समय समय पर हम तक सूचनाएं पहुंचती हैं, जानकारियां आप लोग हमसे शेयर करते हैं। और बाल संरक्षण में ये एक जो सहयोग है हमारा, वो हमेशा अनवरत जिस प्रकार से भी हो सकेगा वो दिया जाएगा, ऐसा मैं भरोसा दिलाती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद बीना जी। निश्चित रूप से डायल 100 की भूमिका बाल कल्याण समितियों में और बच्चों के संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण है और हमको आपका सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। तो कुछ प्रश्न लेंगे, उसके पहले जैसा हमारा परंपरा है, आप स्पीकर्स जो वक्ता हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आदरणीय रूप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे आज हमारे दोनों स्पीकर्स की धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके बाद मैं राजस्थान इकाई की घोषणा करूंगा, फिर सत्र को ओपन करेंगे। जी आदरणीय रूप सिंह जी। रूप सिंह जी माइक अनम्यूट कीजिए। रूप सिंह जी अनम्यूट कीजिए जी। जी बोलिए रूप सिंह जी, आपके लिए है। जी मुझे लग रहा है रूप सिंह जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा ही आ रही हैं। तब तक मैं, जब तक रूप सिंह जी आते हैं, मैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती दया गर्ग जी। बेसिकली MSW LLB एंड B.Ed किया है उन्होंने और आप भूतपूर्व में बाल कल्याण समिति अलवर की सदस्य भी रही हैं। आज से जो हम अपना राजस्थान का चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं CCF का, आप उसकी प्रदेश संयोजिका या कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। CCF राजस्थान चैप्टर की जो भी भूमिका रहेगी उसमें आपका एक अहम दायित्व रहेगा। पिछले 15 वर्षों से आप बच्चों के हितों के लिए जुड़ी हुई हैं, कार्य कर रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अत्यंत संक्षिप्त में आप कुछ अपनी बात रखना चाहें राजस्थान के बारे में तो रखें। दया जी ओवर टू यू। सुन पा रही हैं दया जी? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। हाँ नमस्कार सभी को। मैंने जब से भोपाल CWC के साथ ही CCF को ज्वाइन किया और सर से मेरे को एक बहुत अच्छा अनुभव मिला जब से मैंने ये इसको ज्वाइन किया और सीखा। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हर इंसान के अंदर एक भावना होती है और मेरे ख्याल से एक सोशल भावना, सेवा करने की भावना हर इंसान में होती है और किसी को भी उसको दबा कर न रखकर उसके लिए किसी न किसी रूप में किसी दूसरे के लिए कार्य करना चाहिए। वो भावना आपके लिए कुछ भी हो सकती है, चाहे तो वो आपके बच्चों के प्रति हो, बुजुर्गों के प्रति हो, पड़ोसियों के प्रति हो। तो मेरी ये सबसे पहली सोच बनी बचपन से ही कि मुझे इस क्षेत्र में हमेशा एक नॉवल कार्य करना है कि मैं किसी के काम आ सकूं और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं लगातार बच्चों से जुड़ती चली गई। इसी संवेदना को ध्यान रखते हुए मैंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में काम किया। उसका रीजन भी यही था कि मैं पहले 2005 से अलवर के अंदर आने के बाद लगातार बच्चों के रूप में मैंने काम किया, कन्या भ्रूण हत्या पर, चाइल्ड लेबर पे, इस तरह के सब्जेक्ट मुझे देखने को मिले, इस तरह के बच्चों से मैं मिली तो मन में एक भावना आई कि हमें इस पे कानूनी रूप से भी कुछ ऐसे अधिकार मिल जाएं, सभी लोग मिलके, सभी कड़ियां मिलके कुछ ऐसे कार्य करें कि वास्तव में जो हम बातें करते हैं वो सफल हो पाए और सच में जो युवा, जो बच्चे देश का भविष्य है उनके लिए अच्छा काम हो पाए। इसके साथ ही मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भविष्य में निरंतर बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा काम करूंगी। धन्यवाद जी धन्यवाद दया जी। निश्चित रूप से जी आपका सहयोग प्राप्त करके हम राजस्थान में भी अपनी इकाई को नए आयाम प्रदान करेंगे। रूप सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। आपसे आग्रह है कि आज के हमारे दोनों वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें, फिर मैं सत्र को आगे बढ़ाऊं। जी 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 डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, राजस्थान से वंदना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी मध्य प्रदेश पुलिस की एसपी श्रीमती बीना सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने राज्यों से जितने लोग जुड़े हुए उन सबका धन्यवाद। एक बड़ा अच्छा शेर आपने सुनाया था, और एसपी साहब को कहा था कि कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाएं। तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है। सर, पुलिस का काम तो हमेशा यही होता है कि तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है, परिंदा भी ना मरे और तीर भी चल जाए। सर, 23 साल से लीगल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्रिमिनल का लॉयर हूँ जी, और पुलिस से एक अच्छा रिश्ता है, होती रहती है तीर चलाने वाली स्थितियां। मैं सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली है, बहुत सार्थक जानकारी मिली है, राजस्थान से बहुत अच्छी जानकारी मिली बच्चों के संबंध में, और वंदना जी ने बहुत ही सारगर्भित जानकारी दी है। शिक्षा का उन्होंने जो मुद्दा उठाया हुआ है, स्कूली शिक्षा से संबंधित बात की है, नई शिक्षा नीति का स्वरूप उन्होंने बताया है, स्वास्थ्य पोषण के संबंध में बात की हुई है, और चाइल्ड के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया गया है और कर रही हैं वो बता रही हैं। मेरे हिसाब से तो मध्य प्रदेश और राजस्थान या अन्य जितने भी राज्य हैं, CWC जहां भी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो CWC है सर। लेकिन दोनों चीजों में महत्वपूर्ण, और अगर कंपेयर करें पुलिस की कार्रवाई और बच्चों का जीवन, बच्चों की सुरक्षा, CWC बच्चों के लिए बेहद सशक्त काम करती है, सुरक्षा के साथ काम करती है, और कोशिश करती है कि बच्चों के साथ में किसी तरह का अनजस्टिस ना हो, उनको सही दिशा में सही न्याय मिले। ऐसा मैंने मध्य प्रदेश में देखा हुआ है। मैडम ने बताया, एसपी मैम ने बताया हुआ है कि बच्चों की तमाम सारी शिकायतें आती हैं 100 डायल पे, और 100 डायल का काम मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैम, मैं आपसे एक थैंक्स भी बोलूंगा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस, और आपका तो मुझे लगता है बहुत बड़ा दायित्व है। दायित्व इसलिए है क्योंकि बच्चों का भविष्य जुड़ा है आपके दायित्व से। पुलिस के संबंध में ये कहा जाए कि मैम, देशभक्ति जनसेवा, आपका जो पीछे लिखा होता है कि देशभक्ति जनसेवा, देश की भक्ति करना और जनता की सेवा करना बहुत परम कर्तव्य होता है ये। और मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं, और मैम को सुना, वंदना मैम को सुना, बीना मैम को सुना हुआ, और डॉक्टर चौबे साहब, क्या कहूँ, बाकी तो सारी चीजें आपने कही दी हैं कि इतने नेक काम के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म चुना हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म से मुझे धन्यवाद करने का अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा? नहीं, आवाज दी जा रही है शायद डॉक्टर साहब के पास। हाँ, चलिए हम जी प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ डीपी राय जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। उनका प्रश्न है, बीना जी आपसे ही है। बच्चा मध्य प्रदेश का रहने वाला है, यूपी